सभी को नमस्कार। मैं आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट टर्म अभी समाप्त हो चुके हैं। फर्स्ट टर्म में जो आपके सिलेबस थे वो आपको पता ही है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं। तो सेकंड टर्म में जो आपके चैप्टर्स हैं जो फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं वो नहीं आएंगे। सेकंड टर्म में नए तरीके से, नए सिरे से सेकंड टर्म में आएंगे। वो मैं उनके टॉपिक बता दूं, जैसे कि सत्ता के नए केंद्र। सत्ता के नए केंद्र जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है, सत्ता के नए केंद्र, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसे कहें। और उसके बाद भारत में दल और दलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान और भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास। जैसा कि आप जानते हैं ये 6 चैप्टर हैं। इनके वेटेज भी आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके वेटेज के बारे में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल क्योंकि हम कंसंट्रेशन के साथ पहले, क्योंकि आपको बता ही दिया है कि ये जो टॉपिक है सत्ता के नए केंद्र से हम स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट हम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में 2 महाशक्तियां उभरकर सामने आई। आप सब जानते हैं, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर और यूएसए 2 महाशक्तियां थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पूरे विश्व में एक यूरोप का ही दबदबा था। पूरे यूरोप में सिर्फ एक यूरोपीय जो व्यवस्था थी वो वहां तक सीमित थी। पूरे मानचित्र में यूरोप ही दिखाई देता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि विश्व में 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवाद का नेतृत्व करती थी जबकि सोवियत संघ समाजवाद का नेतृत्व करती थी। तो खैर ये बात हो गई। अब प्रश्न ये था कि जैसे ये आप पढ़ चुके हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में एक छत्र जो ताकत रही वो अमेरिका एक छत्र ताकत के रूप में, शक्ति के रूप में रही। लेकिन बात ये नहीं कि उन्हीं का ही एक छत्र शासन रहा। सत्ता के नए केंद्र के रूप में और बहुत सारी शक्तियां थी वो भी उभरकर सामने आ रही थी। जैसे हम बात कर लें कि सत्ता के नए केंद्र में, मैंने ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को मैंने डिटेल में आज सिर्फ बात करेंगे यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा बता दें कि सत्ता के नए केंद्र के रूप में यूरोपीय संघ भी था। आपको बता दें, यूरोपीय संघ जो क्षेत्रीय संगठन थे 1990 के दशक के शुरू में 2 ध्रुवीय व्यवस्था के विघटन के बाद, यानी यूएसए का प्रभुत्व बढ़ा और यूएसएसआर का पतन हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं, फिर मैं बताऊं कि क्षेत्रीय संगठन भी मजबूत थे। जैसे यूरोपीय संघ की बात करें, आसियान की बात करें, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आसियान के बारे में पढ़ेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक मजबूत ताकत के रूप में उभर रहे थे विश्व में। तो यूरोपीय संघ, ये जो यूरोपीय संघ है या आसियान है या सार्क है या ब्रिक्स की बात करें, ये अमेरिका को बहुत बड़ा चैलेंज, इनके सामने चैलेंज दे रहे थे। ये सभी क्षेत्रीय संगठन ही नहीं बल्कि बहुत सारे राष्ट्र जो आज के बदलते परिवेश में देखें तो हम पाएंगे कि रसिया भी एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में अमेरिका के लिए। क्योंकि ये बात ठीक है कि यूएसएसआर का पतन हो गया। जो गणराज्य थे, 15 गणराज्य, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब अलग हो चुके थे। 15 गणराज्य थे, यूक्रेन वगैरह आप जानते हैं सब। तो ये जो अलग हो गए थे, उसके बाद रूस को सिक्योरिटी काउंसिल में, जो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें स्थायी सदस्यता, वीटो पावर मिल गई। एक चैलेंज था ये भी। रूस भी, चाइना भी एक उभरती शक्ति के रूप में, ये भी आपको पता ही है। इजराइल भी आज के वर्तमान समय में देखें
तो इजराइल भी बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इजराइल के बारे में भी बात करेंगे। खैर, अभी बात इंडिया की अगर देखें, भारत वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री अगर कोई है तो भारत है। ये बात ठीक है कि विश्व में ज्यादा शक्तिशाली देश, लोकतांत्रिक देश में अमेरिका का नाम आता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा, जो आपको ये बता दें कि जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों को साथ लेकर चलना ये बहुत बड़ी ताकत के रूप में है। आज हम एक बात करें, एक खाली श्रीलंका की बात करें तो हमारा एक उत्तर प्रदेश हरियाणा के बराबर एक श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है, जो एक महाद्वीप है, अगर क्षेत्रफल इसमें बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश के बराबर, उत्तर प्रदेश यूपी के बराबर। तो हम कितने देशों को साथ लेके चल रहे हैं? एक इंडिया ही बहुत सारे जो हमारे राज्य हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको साथ लेकर चल रहा है। तो बहुत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी, ये अलग एक टॉपिक है। ये राष्ट्र निर्माण की चुनौती में आप पढ़ चुके हैं पिछले उसमें, ये हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका जो सत्ता के नए केंद्र के रूप में यूरोपियन संघ की हम बात करें, अपने टॉपिक पे आते हैं। यूरोपियन संघ की आज हम बात करें तो ये यूरोपियन संघ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन, जो यूरोपियन संघ था, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यूरोपीय आर्थिक अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए एक मार्शल योजना बनाई थी, जिसे मार्शल योजना, कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न ये है कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की स्थिति, यूरोप की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, वो चरमरा गई थी। ये आप सब जग जाहिर है। तो उस अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक मार्शल योजना का गठन किया गया। मार्शल योजना के तहत यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया गया और यही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, पश्चिमी यूरोप को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए। पश्चिमी यूरोप भी दो भागों में बट गया, एक पश्चिमी यूरोप, एक पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप में वो देश थे जो साम्यवाद से प्रेरित देश थे, जबकि पश्चिमी यूरोप में वो देश थे जो पूंजीवाद से प्रेरित थे। जो नाटो के देश थे वो पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत आते हैं, जो वार्सा के देश हैं वो पूर्वी यूरोप में आते हैं। पश्चिमी यूरोप में जो नाटो के देश थे और पूर्वी यूरोप में वार्सा वाले देश आते हैं। तो ये बात क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्षेत्रीय संगठन जो ये बना, यूरोपीय संघ की बात करें या आसियान की बात करें या सार्क की बात करें या ब्रिक्स की बात करें, तो यूरोपीय संगठन का जो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो बना, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था सहयोग को बढ़ावा देना, जो एक दूसरे के सहयोग को बढ़ावा दे। आपस में यूरोप के अंदर जो देश हैं, उन यूरोप के देशों को आपस में हमें सहयोग करना है, सहयोग की दिशा में आगे बढ़े, सहयोग करना, सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास करना। कि ये सभी देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिनकी स्थिति खराब हो गई थी यूरोप के देशों की, वो यूरोप के देशों को आर्थिक विकास, एक देश दूसरे देश का आर्थिक विकास कैसे कर पाए, तो इनका उद्देश्य था क्षेत्रीय संगठन का आर्थिक विकास करना और विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखना। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अमेरिका बहुत, जब यूएसएसआर का पतन हो गया तो वर्ल्ड में एक छत्र प्रभुत्व, अमेरिकी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए या अमेरिकी वर्चस्व को कम करने के लिए विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी था। और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन बनाना बहुत जरूरी था। इसीलिए विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखना इंपॉर्टेंट था। यह भी क्षेत्रीय संगठन बनाने का उद्देश्य था। और आपसी विवादों को बातचीत से हल करना, जितने भी हमारे आपसी विवाद होते थे किसी भी तरह के यूरोप में, उनको किस तरह से बातचीत के जरिए, कोई भी विवाद होता है तो मिल बैठ के बात करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो
या और जो देश हैं, इंग्लैंड हो, इनमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी झगड़ा होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले दो शक्तियां थी, दो गुट थे, एक मित्र देशों का गुट, एक धुरी शक्तियां। तो ये यूरोप के ही देश थे ज्यादातर, अगर हम अमेरिका को छोड़ दें तो बाकी सब यूरोप के ही देश थे। तो जापान को छोड़ दें तो बाकी सभी यूरोप के देश थे, और ये यूरोप के देश आपस में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा हल कर सकें, इनका इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। अब हम बात करें थोड़ा सा यूरोपीय संघ की बात कर ले। एक संगठन जो क्षेत्रीय संगठन है, इन सभी क्षेत्रीय संगठन में हम यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ 27 राष्ट्रों का संगठन, इसमें 27 राष्ट्र थे, उनका एक संगठन था यूरोपीय संगठन, यूरोपीय संघ, यूईयू के नाम से, यूरोपियन यूनियन। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, यूरोपीय संघ की। 1992 में पश्चिम के देशों ने इस संघ की स्थापना की थी, पश्चिमी यूरोप के देशों ने इसकी स्थापना की। अब प्रश्न ये आता है कि यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन कैसे बना, हम कैसे इसको माने कि ये यूरोपीय संघ जो है एक प्रभावी संघ है, इसका प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि अमेरिकी की एक प्रभुत्व शक्ति को चुनौती देने के लिए, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए यूरोपीय संघ कहां तक प्रभावशाली संगठन के रूप में आता है। तो हम ये बता दें कि इसका भी अपना एक प्रभाव था, क्योंकि यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा थी यूरो, यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा यूरो थी। ये अमेरिकी डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये अमेरिकी डॉलर है, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ये यूरो जो डॉलर है, डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा चैलेंज के रूप में था। दूसरा, यूरोपीय संघ का सदस्य जो सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य था, फ्रांस जो था, जो सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य था, वो भी इसका सदस्य था, यूरोपीय संघ का सदस्य था। तो इसीलिए भी यूरोपीय संघ का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यूरोपीय संघ अपने आप में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। उसके बाद हम बात करें कि यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा था, जो जितने भी यूरोप के देश थे, पश्चिमी यूरोप के देश, उनका एक झंडा था, जिसमें कुल मिलाकर अगर देखें तो 12 सितारे थे, उसमें 12 सितारों का एक झंडा बना हुआ था। उन 12 सितारों के झंडे में ये यूरोपीय संघ था, उनका एक झंडा, अपना झंडा था, उनका अपना गान था यूरोपीय संघ का। और ये देखें कि विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना हिस्सेदारी इसकी यूरोपीय संघ की थी, 3 गुना हिस्सेदारी विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में काम कर रहा था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी अमेरिका के लिए। तो ये बात भी समझने की है। और विश्व के सबसे बड़ी सेना अगर थी तो वो यूरोपीय संघ के पास थी, विश्व की सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास थी। तो ये भी एक यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन के रूप में हम इसे मान सकते हैं, प्रभावशाली संगठन था। और यूरोपीय संघ का मैं बता चुका हूं कि इसका झंडा जो एकता, मेल मिलाप का प्रतीक, जिसे हम मानते हैं, यूरोपीय संघ का एक झंडा। अब हम थोड़ा देखें कि यूरोप के सवालों को लेकर कई बार स्टार्टिंग में भी बताना चाहिए कि यूरोप के सवालों को लेकर शुरुआत में बड़ी परेशानी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे समस्या का समाधान किया गया और यूरोपीय संघ की स्थापना कर ली गई। और यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली, एक दूसरे को आर्थिक मदद करने वाली एक संस्था के रूप में यूरोपीय संघ मैं बता चुका हूं इसके बारे में। और एक थोड़ा सा कई बार एक संगठन जब बन जाता है यूरोपीय संघ में भी थोड़ा सा लास्ट में चल के थोड़ा बदलाव हुआ। ब्रिटेन अपने आप को, अपना हाथ ब्रिटेन ने थोड़ा सा खींच लिया, ब्रिटेन थोड़ा सा अलग थलग सा हो गया यूरोपीय संघ से, ना तो ब्रिटेन भी यूरोपीय संघ का सदस्य था। तो यूरोपीय संघ में जब अमेरिकी हमला हुआ, अमेरिका द्वारा इराक पर जब हमला किया गया तो ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया, जबकि जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका का विरोध किया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, जो अमेरिका पर हमला किया गया ये सही नहीं है,
ये सही नहीं है। तो इस बात को लेकर मतांतर हो गए, बात छोटी छोटी बातों को लेकर जो यूरोपीय संघ में थोड़ा सा जो आपसी सदस्य थे उनमें थोड़ा सा जो मतभेद टाइप में हो जाते हैं, वो थोड़ा सा हो गया इनमें। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो यूरोपीय संघ अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज सत्ता के नए केंद्र के रूप में ये उभर कर सामने आया है। और मैं समझता हूं कि आज आपको जो बताया है इसके बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में, कल हम इसी तरह से बात करेंगे। यूरोपीय संघ के बाद आसियान के बारे में कल हम बात करेंगे, एक नए संगठन के तौर पर, क्षेत्रीय संगठन। और उसके बाद सार्क के बारे में बात करेंगे, ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, और एक बहुत बड़ा सत्ता के नए केंद्र के रूप में, एक चैलेंज के रूप में, बदलते परिवेश में, आज के बदलते परिवेश में जो रूस, चीन, इजराइल और भारत का जो अहम रोल है, विशेषकर इंडिया की अगर हम बात करें तो आज सिक्योरिटी काउंसिल में भी स्थायी सदस्यता भारत को मिलनी चाहिए। और इसके लिए हम बार बार भारत प्रयास करता रहा है, बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता की बात की है। सब विश्व के सभी देश जो वीटो पावर प्राप्त देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रूस हो, सभी ने सदस्यता के लिए हामी भर ली है। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है, वो नहीं चाहता कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले, क्योंकि ये तो चाहता है कि स्थायी सदस्य तो बन जाए, लेकिन वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए बार बार इस पे वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको रोक देता है। मैं समझता हूं कि ये जो हमारा सत्ता के नए केंद्र के बारे में जो मैंने बताया, यूरोपीय संघ के बारे में, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आशा करता हूं कि मैं जो नए टॉपिक आसियान के बारे में कल हम बात करेंगे, तो एक एक करके टॉपिक के बारे में बात करें। बेटा सभी समझ लें और आप समझने की कोशिश करें। अगर किसी का कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो आप बार बार हमसे पूछ सकते हैं। ये कोई वैसा चैनल नहीं है कि मुझे कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए या मुझे कुछ पैसा चाहिए। मुझे किसी तरह का पैसा नहीं, ये बच्चों को, आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इसमें कोई त्रुटि है या आपको लगता है कि इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, या मुझसे जल्दबाजी में कोई शब्द निकल गए हों, तो इसके लिए फिर मैं अपने शब्दों को वापस लेके और एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से आपको फिर दोबारा से रिपीट करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा एक प्रयास है, एफर्ट्स है, ताकि बच्चे अधिक से अधिक इस बात को समझ पाएं। मैं क्लास में तो पढ़ाऊंगा ही, क्लास के अलावा भी आप मेरी इस वीडियो को अगर चाहो तो घर पे भी देख सकते हैं। मैं किसी भी तरह का कोई आर्थिक मनी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए कहीं से भी। सिर्फ और सिर्फ ये मेरा जो प्रयास है, ऑनलाइन क्लास में जो एफर्ट्स, जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी डायरेक्टरेट की तरफ से चली, उसी तरह का एक प्रयास मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हमारे विद्यालय के, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएं। और सेकंड टर्म के बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा, अलग अलग पॉइंट्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। आशा है कि आप मुझे समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हैं, और किसी भी तरह की दिक्कत हो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा एक प्रयास है, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।